कोवलेंट टाइप्स की, कोवलेंट बॉन्ड की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। मिलने वाले दो एटम ऐसे भी तो हो सकता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, तो एक बॉन्ड पेयर बनेगा इलेक्ट्रॉन का। इस सूरत में जो कोवलेंट बॉन्डिंग है उसको हम कहेंगे वो सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग है। लेकिन जैसे क्लोरीन अपने ऑटोमोस्ट शेल में ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन मिलने वाले दोनों एटम क्लोरीन के शेयर करेंगे, जिसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और Cl2H2 ये इसके एग्जांपल्स हैं। अगर हम बात करें उन एटम्स की जिनके ऑटोमोस्ट शेल में को कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन से मिलती है, आपको पता है ऑक्सीजन भी O की शक्ल में नहीं होती, बल्कि O2 की फॉर्म में होती है। O2 का मतलब यह है कि ऑक्सीजन का एटम और दूसरे ऑक्सीजन के एटम से मिलकर एक बॉन्डिंग के जरिए, कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए जुड़ा होता है और इसमें और O2 बनाता है। तो ऑक्सीजन जो है इसमें दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं एक एटम को, तो ये जब मिलते हैं तो फिर ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और इस तरह डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन के दो एटम्स के दरमियान। और इसमें जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो होते हैं। इसके अलावा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आमतौर पर इसकी एग्जांपल नाइट्रोजन, जिसके ऑटोमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और इन्हें ऑटोमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो अगर इस तरीके से सोडियम के दो नाइट्रोजन के दो एटम आपस में मिलते हैं N2 की फॉर्म में, तो उस सूरत में ये तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। और इस तरह 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होते हैं एटम्स के दरमियान। इसलिए ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। थर्ड टाइप जो हमारे बहुत ज्यादा रेलिवेंट है फिजिक्स के साथ, हमारे इस कोर्स के साथ, मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग आपको पता है मेटल जो है इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है, हाई डेंसिटी होती है, मेटल्स मेलेबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है। तो ये सारी रीजन जो है ये उस सूरत में ये सारी प्रॉपर्टीज मेटल अटेन कर सकती है अगर इनके दरमियान एटम जो है वो बाउंड हो। अगर मेटल के एटम बाउंड नहीं होंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज मेटल के अंदर नहीं आ सकती। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मेटल के अंदर भी बॉन्डिंग होती है, और ये बॉन्डिंग ना तो आयनिक बॉन्डिंग है ना ही कोवलेंट, बल्कि ये थर्ड टाइप ऑफ बॉन्डिंग है जिसे हम मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो मेटालिक बॉन्डिंग असल में बॉन्डिंग की वो बॉन्डिंग फोर्स है जिसकी वजह से मेटल एटम जो है वो आपस में बाइंड होते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये समझना होगा कि एक एटम जो है इसके आउटरमोस्ट शेल मेटल एटम मेटालिक एटम जो होते हैं उनका साइज आमतौर पर बड़े होते हैं। साइज बड़े होने की वजह से मेटल का जो न्यूक्लियस है इसका आउटरमोस्ट शेल पर कंट्रोल कंपैरेटिवली कम होता है। सारे साइज बड़ा होगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान वो वीक होगी, जिसकी वजह से आउटरमोस्ट शेल ऑलमोस्ट फ्री होता है। आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, तो जब मेटल के अंदर हजारों लाखों करोड़ों एटम्स हैं, तो उनके दरमियान उनके आउटरमोस्ट शेल जो हैं वो जब उनके शेल्स ओवरलैप करेंगे, इस तरह जो वीकली बाउंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन, तो वो नियरली फ्री होंगे, और पूरी मेटल के एटम्स के दरमियान यानी क्रिस्टल के अंदर वो मूव करेंगे, नियरली फ्री मोशन होगी उनकी क्रिस्टल के अंदर, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाएगा, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसकी वजह से मेटालिक एटम ये आपस में बाइंड होते हैं, और जिसे हम मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। इसको अगर हम अनसर्टेनिटी इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हवाले से देखें तो हमें काफी हद तक इसकी समझ आती है। और ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो इसको इंटरेस्टिंग वे से बयान करता है। अगर हम एग्जाम्पल सोडियम लेते हैं, तो अगर सोडियम का एटम आइसोलेटेड एटम है, उसके साथ ऑटोमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बाउंड है, तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए बहुत थोड़ा वॉल्यूम अवेलेबल है, क्योंकि एक सोडियम का आइसोलेटेड एटम है, अकेला गैसीज एटम है। अकेले एटम के गिर्द जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसको मूव करने के लिए थोड़ा वॉल्यूम अवेलेबल है। जब वॉल्यूम कम है
मूव करने के लिए तो उसकी पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि पोजीशन ज़्यादा डेफिनेट हो जाएगी, उसमें अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, क्योंकि थोड़े वॉल्यूम में मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन की। और जब वॉल्यूम कम होगा, पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी, तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी जो है वो, पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम होगी वॉल्यूम थोड़ा होने की वजह से, तो वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। और जब वॉल्यूम, यानी अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल नियरली इक्वल टू एच कट। तो अगर हम देखें तो अगर डेल्टा एक्स कम होगा तो डेल्टा एच इंक्रीज हो जाएगा, डेल्टा एच इंक्रीज होगा, डेल्टा सॉरी डेल्टा एक्स कम होगा तो डेल्टा पी इंक्रीज हो जाएगा, मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, मोमेंटम अनसर्टेनिटी, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि आइसोलेटेड सोडियम का, आइसोलेटेड एटम, सोडियम एटम हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन मोर काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हम कह सकते हैं। लेकिन वही एटम जब क्रिस्टल के अंदर आता है, तो क्रिस्टल के अंदर आके वही एटमो शेल का इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का था, उसको बहुत ज्यादा वॉल्यूम जो अवेलेबल हो गया मूव करने के लिए इधर उधर। जब उसका मूवमेंट के लिए वॉल्यूम बढ़ेगा तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी वो बढ़ जाएगी, तो डेल्टा एक्स बढ़ जाएगा। डेल्टा एक्स बढ़ेगा तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, मोमेंटम जो है वो कम हो जाएगा, और जब मोमेंटम कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और जो क्रिस्टल है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी जो है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेबिलिटी को थोड़ा एक्सप्लेन करता है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी तो रिलेटेड है ना एक दूसरे के साथ, ये आप लोग जानते हो। तो जब पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी तो उस मोमेंटम जो है वो कम हो जाएगा, मोमेंटम कम होगा तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जो क्रिस्टल है वो स्टेबल हो जाएगा। मेटालिक बॉन्ड जो है, इसकी वजह से ही इलेक्ट्रिकल, थर्मल, हाई डेंसिटी और डक्टिलिटी जो है वो मेटल्स की जो है ना वो ज्यादा होती है। इसकी वजह हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो हम कह सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब इधर उधर मूव करते हैं, तो जब जो ही बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आसान होती है, और जिसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में नजर आती है, और बिल्कुल इसी तरह कंडक्टिविटी भी ज्यादा होती है मेटल्स की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल है मूवमेंट के लिए। हाई डेंसिटी मेटल्स की होने की वजह जो है वो मेटेलिक आयन जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, और जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। मेटालिक बॉन्ड बॉन्ड की वजह मेटालिक बॉन्ड की वजह से एटम जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। और अगर हम डक्टिलिटी की बात करें, हाई डक्टिलिटी की, तो डक्टिलिटी की वजह यह है कि जब हम मेटालिक बॉन्ड पर, जब मेटल पर हम फोर्स लगाते हैं उसको बाइंड करने के लिए, बाइंडिंग एक्सटर्नल टार्क जब अप्लाई करते हैं, तो उसके नतीजे में वो जो ही मेटल अपनी पोजीशन को एक्सटर्नल टार्क को चेंज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि फ्रीली मूव कर होते हैं, तो वो उस डिफॉर्म्ड सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को फौरन फौरन अपने आप को उसके मुताबिक कर लेते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वो डक्टिलिटी जो है वो उसकी, मेटल्स की डक्टिलिटी हमें ज्यादा नजर आती है। तो ये सारा था बॉन्डिंग के बारे में। आप लोग इस लेक्चर को देख लें, और इसके बारे में क्रिटिकल क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन जो आप समझते हो, जिस जिस तरह की भी एक्सप्लेनेशन आप लोग चाहते हो, इसमें आप मेरे साथ जरूर डिस्कस करो, क्वेश्चन आप लोग पूछो, बहुत क्वेश्चन पूछो। ये क्वेश्चन आपका चूंकि एमएस लेवल है, और इस क्वेश्चनिंग से आप लोग भी सीखोगे, और मैं समझता हूँ कि मेरा नॉलेज भी इस तरीके से इम्प्रूव